लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 3 वार हमदर्द शुरू किया था। ओके, आई थिंक उसका एक पैराग्राफ हो गया। चलो टेक्स्ट बुक शेयर करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द, जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। ओके, जिन्होंने प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है ना। हमदर्द भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाते हैं, वह सुंदर वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है कि कभी कभी लोगों की हमदर्दी हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाती है ना। जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उससे जब आराम की जरूरत होती है तब हमदर्दी जताने वाले लोग आकर उसे परेशान करते हैं। इस बात का सुंदर वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा एक पैराग्राफ हो गया था, पहला मैंने आपको बता दिया था। चलिए अभी दूसरा देखते हैं। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पैराग्राफ ही हुआ था ना बेटा? यस मिस। ओके, चलिए देन सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक क्या कह रहे कि एक्सीडेंट हो गया, मैं बेहोश हो गया। तब काफी लोगों ने मानवता, इंसानियत दिखाते हुए मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ और जब मेरी आंख खुली तब मैंने खुद को अपने एक बिस्तर पर पाया। बिस्तर बोले तो जो बेड सोने के जो बिस्तर होता है, यानी बेड पे पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित, इर्द गिर्द यानी आसपास, इर्द गिर्द का मतलब है आसपास, कुछ परिचित अपरिचित यानी जाने अनजाने चेहरे खड़े थे, यानी जिन्हें मैंने कभी देखा है और किन लोगों को मैंने कभी भी देखा नहीं है। ऐसे जाने अनजाने लोग मेरे इर्द गिर्द यानी आसपास खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ आई। जैसे ही मैंने आंख खोला वैसे उनके चेहरे पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ आई, यानी उल्लास, उमंग सी दौड़ आई। मैंने कहराते हुए पूछा, यानी जैसे हमें चोट लगती है तब हमारे बोलने का ढंग बदल जाता है। तो यहाँ लेखक कह रहे कि मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तब उसमें से, उस भीड़ में से जो जाने अनजाने चेहरे जो खड़े थे, फेस जो कभी लेखक ने देखे हुए नहीं थे, उनमें से एक ने कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी सिविल हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं। ओके, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, इसलिए आपको अस्पताल में लाया गया है। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, आपके सिर्फ पैर, पैर यानी टांग, टांग का फ्रैक्चर हुआ है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यानी आपको डरने की बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका था। कहने का मतलब है कि उस भीड़ में जिन लोगों ने लेखक को अस्पताल में भर्ती करवाया था, उसमें से एक चेहरा यानी एक इंसान बहुत तेजी से यानी फटाफट से जवाब देता है कि जैसे ऐसा लगता है कि वह मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था, जैसे कब लेखक होश में आए और कब मैं उनसे उनकी बात कहूँ। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, यानी लेखक कह रहे कि लोगों ने मुझे, जो भीड़ के जो लोग थे उन्होंने मुझे भर्ती तो करवा दिया, भर्ती करने के बाद मुझे मेरे होश में आने तक वह रुके, और होश में आने के बाद मुझसे बात करने के बाद वह गए। जाने के बाद लेखक कह रहे कि मैं अपनी टांग की ओर देखता रहा, यानी जो मेरे टांग यानी पैर जो फ्रैक्चर हो गया था उसकी ओर, मैं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। लेखक क्या कह रहे कि हमारी
नॉर्मली 2 टांगे होती है जिससे हम वॉकिंग करते चलते, बराबर। तो यहाँ लेखक कह रहे कि मेरी एक टांग सही सलामत थी अपनी जगह पर, मगर दूसरी टांग रेती की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी रही थी। जब कहीं फ्रैक्चर वगैरह होता है तब उस पे उस फ्रैक्चर पे पैरों पे प्लास्टर किया जाता है। उस पाव को ऐसे रेती की बोरी यानी बोरी में रेत भरी रहती है और उसे एक स्टैंड पर ऐसे लटकाया जाता है ताकि अपना वह पैर ऐसे आराम से ऊपर से रह सके, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। तो लेखक वही कह रहे हैं कि जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मुझे अपनी एक टांग सही सलामत दिखी, मगर दूसरी टांग मेरी कैसी थी, रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, और लेखक कह रहे कि मेरे दिमाग में यानी मैंने सोच लिया, एक नया मुहावरा मैंने सोच लिया। क्या? टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक के दिमाग में एक मुहावरा ने जन्म ले लिया। क्या कि टांग का टूटना यानी मेरा टांग एक फ्रैक्चर हो गया, अभी टांग टूटी है तो अभी मुझे कुछ दिन इस सार्वजनिक अस्पताल में रहना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक यानी सिविल हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना। सार्वजनिक सरकारी दवाखाने का नाम सुनते ही मेरे लेखक कह रहे कि ये ख्याल आते यानी मुझे ध्यान आया कि मैं एक सार्वजनिक अस्पताल में हूँ। मैं कांप उठा यानी मैं डर गया। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द है। लेखक कह रहे अस्पताल कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, और अस्पताल बोले तो हर एक व्यक्ति को डर लगता है, इसलिए यह हमारे लिए कैसा खतरनाक भयानक शब्द है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द, अगर उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा मिलने होने का समय आ गया है। और सार्वजनिक बोले तो सरकारी अस्पताल बोले तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारा आत्मा से यानी परमात्मा से, कहने का मतलब है कि भगवान के घर जाने का समय आ गया है, यानी हमारी आत्मा का परमात्मा में लीन होने का समय आ गया है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में इस तरह का व्यवहार या ट्रीटमेंट दी जाती है कि इंसान डर जाता है। तो यहाँ लेखक भी वही बात कह रहे हैं कि अस्पताल सार्वजनिक शब्द चिपका दो तो समझ जाओ कि आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यहाँ लेखक कह रहे कि मेरी टांग यानी पैर का टूटना ये तो मात्र एक घटना है, ओके, एक एक्सीडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, पर सार्वजनिक अस्पताल में होना ये एक मेरे लिए दुर्घटना है, यानी बहुत बड़ी एक्सीडेंट वाली बात है। आगे देखिए। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएगी। लेखक कह रहे कि टांग टूटना यानी टांग टूटी इस बात का मुझे गम नहीं है, टांग मेरी टूट गई इस बात का मुझे डर नहीं है, मगर अभी टांग टूटकर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया तो अभी जो मुझसे मिलने आएंगे, जो भी हमदर्दी जताने आएंगे, हमदर्द बोले तो हमारे दर्द को बांटने वाले, समझने वाले, जो हमदर्द आएंगे वो मुझे कितना परेशान करेंगे इस बात से मैं ज्यादा परेशान हूँ। यानी लेखक कह रहे कि हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, मैं उन लोगों से अभी परेशान हो जाऊंगा। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, मरीज बीमार है, उस समय मरीज को ज्यादा आराम की जरूरत होती है, मगर ये जो मिलने जुलने वाले आते हैं, जैसे जैसे हम अस्पताल में भर्ती तो लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं, फ्रूट्स, पानी, जो भी जूस वगैरह लेके आते हैं, यानी हमदर्दी जताने आते हैं, तो वो ज्यादा हमें परेशान करते हैं क्योंकि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जबकि मरीज को आराम की जरूरत होती है, उस समय उसे आराम मिलता नहीं है जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। यानी उस समय मरीज को आराम की जरूरत होती है और उस समय वो आराम उसे मिलता नहीं है। यानी कहने का मतलब है वो हमदर्दी जताते हैं और मरीज का आराम हराम कर देते हैं, यानी उसे रिलैक्स होने देते नहीं है, उससे वो ज्यादा परेशान हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय
आकर ही तकलीफ दे सकते हो। यहाँ कह रहे जनरल वार्ड होता है यानी सामान्य होता है, वहाँ वहाँ क्या होता है, एक नियम होता है कि आप जैसे एक समय होता है सुबह 9 से 10 या शाम को 5 से 6, ऐसा एक समय निर्धारित किया जाता है। उसी समय जाकर आप मरीज को मिल सकते, तकलीफ दे सकते यानी उसे परेशान कर सकते। किंतु प्राइवेट वार्ड में ये तो एक खुला निमंत्रण है, मगर जो प्राइवेट वार्ड होता है पर्सनल, उसमें तो आप मरीज को कभी भी कोई भी किसी भी समय को जाकर देख सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उसका हालचाल पूछ सकते हो। तो लेखक कह रहे कि ये तो परेशान करने वाले, हमदर्दी जताने वाले के लिए एक खुला आमंत्रण है। जब जी चाहा तब आकर आप मरीज को परेशान करेंगे। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ अब जी जी चाहे आओ। यहाँ लेखक कह रहे कि ये आपके लिए खुला आमंत्रण है यानी एक इन्विटेशन है कि आओ मेरे परिचित यानी मेरे जान पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार रिलेशन वाले, मेरे मित्र फ्रेंड्स, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का सही वक्त आया है। कह रहे कि आपका जी चाहे तभी आओ, जितना चाहे आओ, जितना समय आपको बैठना है बैठो, ये आपका बदला लेने का आपको सही मौका मिल रहा है। एक समय ऐसा भी रहेगा कि जब आप अस्पताल में थे हम आपको मिलने आते थे, अभी मैं अस्पताल में हूँ तो आप आओ, यानी अभी आपको मुझे मिलने का या मुझसे बदला लेने का आपको एक मौका मिल गया है। ऐसी बात यहाँ, हेलो आवाज आ रहा है ना? ओके ओके, हाँ Yes. हाँ, तो यही बात लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक क्या कह रहे हैं? हाँ, लेखक कह रहे हैं कि अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। वो लेखक क्या कह रहे हैं कि आपको अगर कोई बदला लेना है मुझसे तो सही वक्त यही है। आप आओ, अपनी हमदर्दी जताओ, आपका बदले का बदला भी हो जाएगा और हमदर्दी की हमदर्दी भी हो जाएगी। यानी मैं आप मेरा दुख भी बांट लोगे और मुझसे आपका जो बदला लेना है वो भी ले लो। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, और जो लोग मिलने आने वाले हैं उनका ख्याल आते ही, उनका ध्यान आते ही मुझे लगा कि जैसे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। आगे देखिए, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग यहाँ कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। लेकिन तो क्या कह रहे कि मुझे मिलने सबसे पहले वो लोग आए जो कभी अस्पताल में भर्ती थे या उनकी टांग टूटी थी या वह बीमार थे। उन लोगों को जब मैं मिलने गया था वैसे लोग सबसे पहले मुझे मिलने आए, मानो वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। यानी लेखक कह रहा है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मानो वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। किस दिन का? कि कब लेखक की टांग टूटे और अस्पताल में भर्ती हो और वो लोग उनसे मिलने आए। इंतजार करना यानी वेट करना, राह देखना कर रहे थे कब मेरी टांग टूटे और वह अपना एहसान चुकाए। यानी एहसान यानी जब वो बीमार थे, वो अस्पताल में थे, तब लेखक उनसे मिलने गए थे। अब लेखक की टांग टूटी है तो वो भी आकर अपना उपकार एहसान जताएंगे। हाँ बेटा, क्या हुआ? उपकार हाँ उपकार क्या हाँ मिस? हाँ हाँ, वही वही एहसान और उपकार, वही। ओके, यानी उस समय लेखक ने उनपे एहसान किया था, उपकार किया था, उनको देखने गए थे। अब वो लोग लेखक पर उपकार करना चाहते हैं, यानी अपना किया हुआ एहसान वापस चुकाना चाहते हैं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और उनकी जो हमदर्दी रहती है उसमें एक बात यही थी कि देख बेटा, समय एक सा नहीं रहता। कल मैं बीमार था, मेरी टांग टूटी थी, तू अस्पताल में आया था। आज बेटा तेरी टांग टूटी है और तू अस्पताल में और हम तुझे देखने आए हैं। कहने का मतलब है वक्त सब पर आता है। यही बात उनकी हमदर्दी में छिपी रहती थी। यहाँ इस बात की पुष्टि यहाँ लेखक करते हैं कि आज नहीं तो कल, एक न एक दिन सब पे यह वक्त आता है। आगे देखिए, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाती तो मिलने वाले आकर जगा देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि अगर इंसान बीमार है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, उसकी टांग टूटी है, दर्दी को
तो दर्दी को ऐसे भी नींद नहीं आती है, यानी उसे दुख दर्द होता रहता है, दर्द होता रहता है और नींद नहीं आती। और कहीं अगर थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है तो मिलने वाले हमदर्दी जताने वाले लोग आकर उसे जगा देते हैं। यानी कहने का मतलब जिस समय जिस समय मरीज को आराम की जरूरत होती है, उसी समय हमदर्दी जताने वाले आकर उनका आराम हराम कर देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, और खास करके वो लोग औपचारिकता यानी जस्ट फॉर्मेलिटी, कि तू मुझे देखने आया था, मैं तुझे देखने आया, बात खत्म। यानी एक बोलते हैं ना फिट्टम फाट, जैसे मेरा जन्मदिन था, मैंने तुझे पार्टी दी, तेरा जन्मदिन है, तू मुझे पार्टी देगा, है ना। तो कहने का मतलब है समय ऐसा है कि जब तू बीमार था मैं तुझे देखने आया, अब आज मैं बीमार हूं तो तू मुझे देखने आ रहा है, यानी जस्ट औपचारिकता निभानी है। इन मरीजों में हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, और इन लोगों में कोई हमदर्दी नहीं होती, वह हमारा दुख दर्द बांटने नहीं बल्कि बढ़ाने आते हैं। खास करके अपनी सूरत यानी चेहरा दिखाने आते हैं। देख भाई, जब मैं बीमार था तू आया था अस्पताल, आज तेरी टांग टूटी है तो मैं तुझे मिलने आया हूँ। इस तरह के भी लोग होते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? Yes, miss. Yes, miss. Yes. Yes. Yes, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes. yes, miss. हाँ, अब बीच में ब्रेक हो गया था ना? Yes. हेलो बेटा, हाँ वापस पढ़ाओ वहां से। Yes, miss. ओके ओके, चले देखिए। तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग जो मिलने को आते हैं वो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, यानी जस्ट फॉर्मेलिटी, कि जब तू बीमार था मैं तुझे देखने आया था, सॉरी जब मैं बीमार था तू मुझे देखने आया था, अब आज तेरी टांग टूटी तो मैं तुझे देखने आया हूँ। यानी कहने का मतलब है कि ये इन मरीजों की हमदर्दी नहीं, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, यानी ये मरीजों का दुख दर्द बांटने नहीं, केवल एहसान जताने आते हैं, या फिर उपकार, जो उपकार आपने उनपे किया है वो उपकार वापस देने आते हैं, यानी उसका बदला चुकाने आते हैं, केवल अपना चेहरा दिखाने को आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। हेलो बेटा, आवाज आ रहा है? Miss. Yes, Yes. miss. आ रहा है. Yes, miss. Yes, miss. Yes. हेलो, Yes, yes, miss. Yes. हाँ हाँ, थोड़ा बेटा नेटवर्क इशू है, यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है, बीच में कट हो रहा है। अभी आ रहा है ना आवाज? हाँ, Yes, miss. miss. हाँ, miss. Miss. ओके। Yes. तो लेखक वही कह रहे कि ये लोग जो मिलने को आते हैं उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो आपका दुख दर्द बांटने नहीं बल्कि बढ़ाने आते हैं, केवल अपनी सूरत दिखाने को आते हैं। तो लेखक कह रहे कि ऐसे में एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, और लेखक ने आज यह तय कर लिया, यानी निश्चित कर लिया कि आज मैं बेड पर आंखें बंद करके सोता रहूंगा, पड़ा रहूंगा, कोई भी मुझे मिलने आएगा तो भी मैं आंख खोलकर नहीं देखूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय उसने सोचा कि लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और लेखक कह रहे कि सबसे पहले मिलने वालों में से ऑफिस के बड़े बाबू जो आए और मुझे देखा और वापस जाने के बजाय उन्होंने क्या सोचा कि मैं मिलने आया हूँ लेखक को, पर लेखक को पता कैसे चलेगा कि मैं आया था मिलने को, यह सोच उन्हें पता चलेगा कि मैं मिलने आया था, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। यानी लेखक ने तय किया था कि आज कोई भी मिलने आए मैं आंख नहीं खोलूंगा,
तो ऑफिस के बड़े बाबू आए आए उन्होंने देखा और देखा कि लेखक सो रहे, पर जाने के बजाय उन्होंने विचार किया, सोचा कि मैं बिना देखे गया और लेखक ने नहीं देखा तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे लेखक को जगाने का प्रयास किया, हिलाना शुरू किया, फिर भी आंख नहीं खोली, फिर भी लेखक ने आंख नहीं खोली। तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया और जब मैंने आंख नहीं खोली तो जो मेरे टांग का जो हिस्सा टूटा था उसे उन्होंने जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, और जब मेरे टूटी हुई टांग के हिस्से को उन्होंने दबाया तो दर्द के मारे में चिल्लाकर उठ गया, और जब मैंने आंख खोल के देखी तो बड़े बाबू मुस्कुराए, बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। और जो टांग उसने दबाई थी उसको दबाते ही मैं दर्द के मारे चिल्ला उठा और उठकर देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कहिए, यानी बताइए अब दर्द कैसा है, अब दर्द कैसा है। यानी कहने का मतलब ये जो हमदर्दी जताने आते हैं वो दर्द देते हैं, हमदर्दी जताते नहीं है। अभी दूसरा है, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते थे। मोहल्ले वाले यानी लेखक जिस मोहल्ले जो एरिया में रहते थे वहां के लोग लेखक को देखने के लिए फुर्सत में आते थे, यानी जब उनका काम खत्म हो जाता था, जब वो फ्री हो जाते थे तब वो लेखक को देखने को आते थे। कहने का मतलब जब मरीज का सोने का आराम करने का समय रहता था लोग उसी समय उन्हें देखने आया करते थे। चलिए आगे देखें। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, और उन्हीं के मोहल्ले की एक सोनाबाई जब अपने 4 बच्चों को लेकर लेखक को देखने को आई तब उसे देखते ही लेखक ने सोचा कि आज जरूर कोई दुर्घटना होगी, यानी कोई एक्सीडेंट होगा। आवाज आ रही है ना बेटा? ब्रेक हो रहा है आवाज। हेलो, ब्रेक हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ समझ गई मैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा आवाज बेटा। लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई एक दिन लेखक को देखने के लिए अपने 4 के साथ आई, तब उसे लेखक ने सोचा कि आज जरूर कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। जैसे आई अस्पताल में उस वार्ड में आते ही उसने बच्चों मेरी तरफ इशारा करते कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ कह रहे, जैसे अस्पताल में आई और मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने संकेत करते हुए कहा, ये देखो चाचा जी। तो वो ऐसा लग रहा था चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा रहा है, ये देखो बंदर। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आई है और चिड़ियाघर में कुछ दिखा रही है और कह रही है, ये देखो बंदर, ऐसा लग रहा था। यानी सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में आई और आते ही उसने लेखक की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों ये देखो चाचा जी। जैसे ऐसा लग रहा था कि वह बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आई है और वहां चिड़ियाघर में बच्चों को कहा जा रहा है, जैसे ये देखो बंदर। इस तरह का संकेत यहाँ सोनाबाई बच्चों को दे रही थी। आगे देखें, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा था, दूसरा मेज पर, और उसके साथ जो 4 उसके बच्चे आए थे वह अस्पताल में भी खेलने लगे। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और सोनाबाई की जो लड़की थी वह दवाई की शीशी यानी बॉटल हाथ में लेकर कथकली डांस यानी नृत्य, डांस बोले तो नृत्य करने लगी। कथकली ये केरला का एक डांस सिस्टम है ना। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटा, और जैसे रप रप की आवाज आई वैसे लेखक का ध्यान बटा, यानी सोनाबाई के बच्चों की ओर से दूसरी तरफ गया। क्या देखती हूँ कि सोनाबाई एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ लेखक कह रहे,
कि जैसे मेरा ध्यान बटा तो देखा मैंने कि सोनाबाई का जो लड़का है वो मेरी लटकी हुई टांग की रेती के साथ या उस थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। आवाज आ रहा है ना बेटा? Yes, miss. Yes, ओके miss. ओके, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ लेखक कह रहे कि जैसे ही मुझे रप रप का आवाज आया तो मैंने उस तरफ देखा, तो मुझे क्या नजर आया कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी जो टांग रेती की थैली से लटकी हुई उस रेती की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले उसे मना करता, यानी मैं उस लड़के को मना करता कि तू ऐसा बॉक्सिंग मत कर उस थैली के साथ। सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। यानी लेखक कह रहे कि मैं उस लड़के को मना करता कि तुम बॉक्सिंग मत कर। ऐसे कहने से पहले मैंने देखा तो सोनाबाई की जो लड़की हाथ में दवाई की शीशी लेकर कथकली कर रही थी, उसने जो कांच की शीशी दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा यानी गुस्से से देखा, फिर हंसते हुए बोली भैया आप पेड़े खिलाओ। जब सोनाबाई की बेटी ने दवाई की शीशी गिरा दी, तोड़ दी, तब एक पल के लिए यानी एक क्षण के लिए सोनाबाई ने उस बेटी की तरफ घूर कर देखा यानी आंखें दिखाई और दूसरे ही क्षण हंसकर बोली भैया यानी लेखक को, भैया पेड़े खिलाओ, दवा की शीशी शुभ होती है। यानी कह रहे कि दवा की शीशी गिरना बहुत ही शुभ होता है। यानी दवा गई समझो बीमारी गई, यानी दवाई की शीशी टूट गई यानी दवा गई तो समझ लो तुम्हारी बीमारी भी चली गई। इस बात के तुम्हें मिठाई बांटनी चाहिए, पेड़े खिलाने चाहिए। ऐसी बातें यहाँ वह लेखक से कहती है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और ये किस्सा होने के 2 घंटे तक सोनाबाई लेखक के अस्पताल में रुकी रहे और 2 घंटे बाद वह गई। यह कहकर गई कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया और जाते समय क्या कहकर गई, मैं फिर वापस तुम्हें देखने आऊंगी। यह बातें सुनकर ही लेखक अंदर से यानी अंतर मन से कांप गए यानी डर गए। पहली बार आई तो उसके बच्चों ने आतंक मचा दिया, अगर वह दोबारा आएगी तो और क्या होगा। इस कुछ लोग तो निभाने की हद कर देते, विशेषकर यहाँ लेखक कह रहे कुछ लोग तो फॉर्मुलिटी की सीमा ही पार कर देते, औपचारिकता निभाने की यानी फॉर्मुलिटी से भी परे हो जाते हैं। विशेषकर ये रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, कुछ लोग तो औपचारिकता यानी फॉर्मुलिटी निभाने के भी परे हो जाते हैं। कौन से लोग? जो दूसरे गांव से हमें दूसरे गांव से आते हैं हमारे लिए हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। ऐसे में लेखक कह रहे एक टैक्सी लेखक का जो वार्ड था, कमरा था, उसके बाहर आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर यानी उस टैक्सी से एक आदमी निकला और तुरंत आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा। औंधा पड़ा यानी मुंह छाती पर रखकर रोने लगा और कहने लगा हाय तुम्हें ये क्या हो गया। लेखक कह रहे हैं कि एक टैक्सी मेरे कमरे के बाहर रुकी और एक आदमी टैक्सी से उतरा और आते ही मेरी छाती पर औंधा यानी सर उल्टा रखकर रोने लगा और कहने लगा हाय तुम्हें क्या हो गया। कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो कुछ हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है। और औंधा मुंह रखते हुए कह रहे हैं कि वो कार वालों का सत्यानाश हो यानी उनका सर्वनाश हो। लेखक कह रहे हैं मैंने दिल में सोचा मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। ऐसा लेखक के मन में विचार आया। वो थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा यानी छाती में मुंह दबाकर रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ और फिर बाद में जब उसका रोना कम हुआ उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। जब उसने मेरी छाती पर अपना मुंह रख के रो रहा था और जब रोना कम हुआ तब उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई यानी मुंह ऊपर किया और जब मुझसे आंख मिलाई तब एकदम से चुप हो गया और रोना बंद कर दी। फिर धीरे से हंसते हुए बोला माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। कह रहे कि जब उसने मुझसे आंख मिलाई तब वो एकदम से रोना बंद कर दिया और धीरे से बोला हंसते हुए बोला माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल भी लोग
ठीक से बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। और कहने लगा कि आजकल लोग सही ढंग से बताते भी नहीं कि गुप्ता जी का कमरा बगल में है। कहने का मतलब कि वह लेखक को नहीं बल्कि गुप्ता जी नामक व्यक्ति को देखने आया था, मगर गलती से वह लेखक के कमरे में घुस गया था। है अच्छा भाई माफ करना कहकर वह चला गया। है किया और अच्छा भाई मुझे माफ करना ऐसा कहकर वह गुप्ता जी की यानी दूसरे कमरे में चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, और जब वो चला गया तो मुझे वही रोने की आवाज बगल के कमरे से सुनाई दी, यानी गुप्ता जी के कमरे से उसी आदमी की रोने की आवाज लेखक को सुनाई दी। मगर लेखक कह रहे हैं कि मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पे आ रहा था। जो आदमी आकर उनकी छाती पे मुंह रखकर रो रहा था, उस आदमी से ज्यादा गुस्सा उन्हें अपनी पत्नी पर आ रहा था। तो क्यों आ रहा था? क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। लेखक कह रहे हैं कि वो आदमी जब मुझे मिलने आया तो मेरे कमरे के बाहर उसकी टैक्सी रुकी थी, और वो टैक्सी से उतरकर डायरेक्ट मेरे कमरे में आकर मेरे छाती पर सिर रखकर रोने लगा। तभी मुझे मेरी पत्नी को लगा कि शायद ये मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई करीबी मित्र है। यह सोचकर उसने उसके टैक्सी का किराया दे दिया, यानी लेखक की पत्नी ने उस आदमी का टैक्सी का किराया दे दिया। इस वजह से लेखक को उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि बिना सोचे समझे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर उसने उसका किराया चुका दिया, यानी भाड़ा चुका दिया। आगे देखिए, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे। लेखक कह रहे कि हमदर्दी जताने में आने यानी हमारे कि जैसे मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, ऐसे हमदर्दी जताने वे में वो लोग जरूर आते जिनकी आप सूरत भी देखना पसंद नहीं करते, यानी जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते। बोलते ना लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे हमें बात करना अच्छा नहीं लगता, देखना अच्छा नहीं लगता, मगर जब आप अस्पताल में होगे तब वैसे लोग आपको मिलने या देखने जरूर आते हैं जिन्हें आप देखना भी पसंद नहीं करते हो। आवाज आ रही है ना बेटा? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके ओके। तो लेखक वही बात बताना चाह रहे कि जो हमदर्दी जताने वालों में वो लोग आपको जरूर मिलने आते हैं जिन्हें आप देखना भी पसंद नहीं करते, यानी जिसका चेहरा सूरत बोलो तो चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। हमारे शहर के एक कवि है, लेखक बता रहे कि हमारे शहर के एक कवि है जिनका नाम क्या है? लपकानंद, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी यानी बिना अर्थ की, बेतुकी यानी बिना अर्थ की कविताओं से सारा शहर परेशान है। कवि यहाँ लेखक कह रहे कि हमारे शहर के एक कवि है जिसका नाम है लपकानंद, जिनकी बेतुका कविता यानी बिना अर्थ की जो कविता है उस कविताओं से सारा शहर परेशान है यानी हैरान है। मैं अक्सर उन्हें देखते भाग खड़ा होता हूँ। लेखक कह रहे कि मैं हमेशा उन्हें देखकर भाग जाता हूँ। अगर वो रास्ते में सामने से दिखते हैं तो मैं रास्ता बदलकर भाग जाता हूँ, यानी मैं कभी भी उनकी कविता सुन हेलो बेटा, हेलो। Yes, miss. हाँ बेटा आवाज आ रही है ना, वही कंफर्म करने के। चलिए आगे देखिए। तो लेखक वही कह रहे हैं कि उनके शहर का एक कवि है जिसका नाम है लपकानंद, जिसकी बेतुकी यानी बिना अर्थ की कविता से सारा शहर परेशान है। और लेखक कह रहे हैं कि मैं भी अक्सर यानी प्रारः उसे देखता हूँ तो भाग जाता हूँ, मैं भी उनकी कविता सुनना पसंद नहीं करता। अभी देखिए आगे, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ उन्हें, जब भी वो मिलते हैं तो अपनी 10-20 कविता पिलाए यानी पिलाना, वो क्या पिलाने वाली बात नहीं, यानी सुनाए बिना नहीं छोड़ते। पिलाने का मतलब है सुनाना। कविता कभी पिलाई जाती नहीं है, सुनाई जाती है। तो ये एक कवि की कल्पना है कि अगर लपकानंद मिल जाए सामने तो अपनी 10-20 कविता सुनाए बिना या बोले बिना आपको जाने नहीं देंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, और एक दिन बगल में यानी अपने हाथ के नीचे बगल में अपनी कविताओं का झोला दबाए वह
अस्पताल में लेखक को मिलने आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त था। वो कह रहे कि आए मुझे मिलने और आते ही उन्होंने लेक्चरबाजी शुरू कर दी कि मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त था, यानी बिजी था। सच कहता हूँ कसम से, यानी कह रहे मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी कसम खा के, यानी शपथ लेकर, सौगंध लेकर, मैं आप ही के बारे में सोचता रहा। मैं कवि सम्मेलन में गया जरूर था, मगर मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इस संदर्भ में ये कविता बनाई। और लपकानंद कह रहे लेखक से कि रात भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, इस वजह से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई, और रात भर मुझे नींद नहीं आई तो इसी बात पर मैंने एक कविता भी बनाई है। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। यह कहकर कि रात भर मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैंने एक आपके लिए कविता बनाई, ऐसा कहते ही उन्होंने अपने बगल के झोले में से कविता की किताब निकाली और लगे कविता सुनाने। अभी देखो उनकी कविता देखिए। आसाम की राजधानी है शिलोंग, आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। अभी देखो आसाम की राजधानी शिलोंग हो ही नहीं सकती, और आसाम और टांग और का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी कहने का मतलब है रैमिंग वर्ड्स, बेतुकी, बेफिजुल, बिना अर्थ की उनकी यह कविता है। जैसे शिलोंग, टांग और रांग। आसाम की राजधानी शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, कार वाले तेरी साइड ही रांग। यानी देखो ये कैसे रैमिंग वर्ड्स की तरह, यानी इस कविता में कोई अर्थ नहीं है, बेतुकी कविता है, बिना अर्थ की कविता है। आगे देखिए। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख कह रही थी, कहो कविता कैसे लगी। और 3 लाइन की यह कविता सुनाने के बाद कवि लपकानंद हमारे लेखक की तरफ देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी एक आंख कह रही है कविता कैसे लगी, और दूसरी आंख पूछ रही है बोल बेटा अब मुझसे भागेगा। और ऐसा लग रहा है कि उसकी दूसरी आंख, उस कवि की दूसरी आंख कह रही है बोल बेटा अब मुझसे भागेगा, अब तू मुझसे भाग नहीं सकता, तुझे मेरी कविता सुननी ही पड़ेगी। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा कर दिया। कवि कह रहे कि जब उन्होंने कविता सुनाई तब उनकी आंखें जैसे मुझे बोल रही है, एक आंख मुझे बोल रही है कविता कैसे लगी, और दूसरी आंख जैसे बोल रही है क्यों बेटा अब कैसे मुझसे बचकर भागोगे, तुम्हें अब मेरी कविता सुननी ही पड़ेगी। फिर कवि लेखक कह रहे कि मैंने उन्हें जल्दी जल्दी चाय पिलाई और उनकी कविता बाद में सुनूंगा यह वादा किया, यानी प्रॉमिस किया, और बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा कर दिया, यानी रवाना कर दिया। विदा करना यानी रवाना कर दिया। आगे देखिए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, लेखक कह रहे कि मैं अब रोज भगवान से यानी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरे कोई भी परिचित न हो। यहाँ लेखक कह रहे मैंने भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि तुझे अगर मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो बेशक तू उसे तोड़, मगर ऐसी कृपा करके ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ मेरी किसी से कोई भी मुझसे परिचित ना हो, कोई भी मेरा जान पहचान वाला न हो, ऐसी जगह पर मेरी टांग तोड़ना, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले। लेखक कह रहा है क्योंकि जो हमदर्दी जताने आते हैं वो बड़े ही बेदर्द होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमदर्दी जताते हैं वो बड़े ही बेदर्द होते हैं, यानी वह मरीज का आराम हराम कर देते हैं। आते तो है हमदर्दी जताने मगर बेदर्दी जताकर चले जाते हैं, उन्हें हमारे दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता है। वह हमारे बिना वक्त उनकी फुर्सत, जब उन्हें फुर्सत मिलता है तब आकर वह मरीज को परेशान करते हैं और उसका आराम हराम कर देते हैं। इसलिए लेखक कह रहे कि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले।
समझा बेटा? Yes, ma'am. Yes, miss. आठवीं समझ आ गया? Yes. Yes. मिस हमदर्दी का समानार्थी शब्द क्या होगा? हमदर्दी, हमदर्द, बेदर्द। समानार्थी ना? हेलो, हाँ मिस। हाँ, हमदर्दी यानी अपने दुख दर्द को समझने वाले, हमदर्द। जैसे अभी देखो, एक सिंपल सा उदाहरण, आपको अगर कोई चोट लगी है तो मैं आकर बोलूंगी कि मैं आपकी चोट को समझ सकती हूँ, आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी हमदर्द हूँ। समझा? समझा बेटा? हाँ मिस। हाँ, यानी आपको जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को मैं समझ सकती हूँ, उस दर्द को मैं एहसास है, उस दर्द का मुझे एहसास है, यानी उस दुख दर्द को मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपकी हमदर्द हूँ। समझा अभी? हाँ मिस। ओ, हाँ चलिए अभी देखिए, सॉरी, आपको शब्द संसार लिखना है। फिक्र यानी चिंता, हमदर्दी, हाँ ये देखो हमदर्दी है यानी सहानुभूति। सहानुभूति के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? हेलो, सहानुभूति के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? हाँ बेटा, सहानुभूति। Sympathy. हाँ, Sympathy. संपत्ति, हाँ क्या, सिंपति ना? हाँ हाँ. वही वही, हाँ बराबर, यस यस यस, ओके। एहसान यानी कृतज्ञता, औंधा यानी उल्टा, है ना, जिसे सीने पर उल्टा मुंह रखकर सोना। आपको ये शब्द संसार लिखना है। देन मुहावरे, टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, कांप उठना यानी भयभीत होना। मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको उसके वाक्य भी बनाने हैं। ओके, अभी देखो यहाँ, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। क्या है विशेषता? हमदर्दी जताने वाले। हाँ हाँ, हमदर्दी जताने वाले, फिर एहसान चुकाने वाला है। फिर औपचारिकता निभाने वाले. करने यस वाले. यस यस, हाँ, औपचारिकता निभाने वाले, एहसान जताने वाले, है ना, हमदर्दी जताने वाले, और परेशान करने वाले. हाँ वो तो है, और बदला लेने वाले। हाँ वो भी है, आराम हराम करने वाले, है ना। अभी यहाँ देखो दूसरा, अंतर स्पष्ट कीजिए में प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल। तो प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, मरीजों की जो संख्या होती है वो कम होती है, और अस्पताल में स्वच्छता होती है यानी साफ सुथरा होता है, जबकि सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है, और सफाई भी अच्छे से होती नहीं है। प्राइवेट वार्ड में क्या होता है, मरीजों को Fixed मिलने का time. समय, हाँ क्या बेटा, एक फिक्स फिक्स टाइम, टाइम होता है। हाँ 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 वही, प्राइवेट वार्ड में मरीजों को मिलने का एक निश्चित निर्धारित समय होता है, जबकि जनरल वार्ड में, सॉरी कभी सॉरी भी सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइवेट वार्ड में मिलने का समय निश्चित नहीं होता है, जबकि जनरल वार्ड में मरीजों को मिलने का समय निश्चित होता है।
है ना, देखो ये है ना, इधर है, देखो लिखा हुआ, ये देखो इधर दिया है, लास्ट पैराग्राफ देखिए। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को निश्चित समय पर आकर ही मिल सकते हैं। जनरल वार्ड में एक समय होता है, जबकि प्राइवेट वार्ड में ये एक खुला आमंत्रण होता है, आप जब चीज चाहो तब आकर मिल सकते हो, बराबर, यस समझा? हाँ, ये लिखना है। अभी यहाँ देखो, आकृति पूरी करो में, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अस्पताल में आए सोनाबाई, हाँ तो ये लिखना है, देखो, हाँ ये रहा है। दवा की शीशी लेके डांस करना, हाँ कथकली। हाँ, नहीं ये देखो यहाँ दिया है, देखो, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली करने लगी, बराबर। बाद में एक लड़का मेरी टांग के साथ लटकी रेती के साथ बॉक्सिंग करने लगा, है ना। 4 बच्चे, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर, और लड़की दवाई की शीशी हाथ में लेकर कथकली डांस करने लगी। और तीसरा क्या है, लड़का मेरी टांग के साथ लटकी रेती के थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ये 4 बातें आपको लिखनी है, समझा? ओके, अभी कारण लिखिए में, देखिए, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि उस क्या आया, तो ये है, देखो, क्योंकि देखो यहाँ देखो, मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उस मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए। ये लिखना है आपको, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए, समझा? यस हाँ। यस दूसरा देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो, क्योंकि ये लिखना है, ये क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ये देखो लास्ट लाइन, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, समझा बेटा? यस मिस, यस ओके, देन आगे देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चिड़ियाघर। यस, वेरी गुड। और जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, भंडार। यस, भंडारा। जहां भोजन वगैरह रखा जाता है उसे स्टोर रूम यानी भंडार, पर जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे भंडारा कहा जाता है। यस, देन आगे देखिए, शब्द बनाइए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द आगे लगता है, शब्द के मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, मूल शब्द के पीछे ये भाषा बिंदु है बेटा। उपसर्ग क्या है? भाषा बिंदु यानी व्याकरण। ओके, कहने का मतलब है कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। अभी दर्द, तो आप बेदर्द लिख सकते हो, हमदर्द लिख सकते हो, हाँ, और पीछे हमदर्दी लिख सकते हो या दर्दनाक भी लिख सकते हो, हाँ, आपको जो लिखना है लिख सकते। या निश्चित, तो आगे अनिश्चित और पीछे निश्चितता ता शब्द लगेगा। ओके, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। निश्चित शब्द को आगे लगेगा अनिश्चित, पीछे लगेगा निश्चितता। ओके, यस समझा इतना? यस यस हाँ, अभी ये देखो, अभिव्यक्ति में है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसे हम मरीज को मिलने जाते हैं तो अस्पताल में ज्यादा लोगों यानी छोटे बच्चों को, हाँ, शोर नहीं मचाना चाहिए, छोटे बच्चों को लेकर जाना नहीं चाहिए, है ना।
है ना, फिर दवाई वगैरह। कई आपको तो मालूम हो, कई अस्पतालों में तो कोई चीजें भी लेके जाने नहीं देते, जैसे फ्रूट्स, जूस वगैरह कुछ भी, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उसकी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके, अभी देखिए यहाँ भाषा बिंदु में है, निम्नलिखित वाक्य में आई हुई संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखना है ना। संज्ञा सर्वनाम आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैं अभी भी आगे पढ़ा दूंगी, ग्रामर जब पढ़ाऊंगी तब। विकारी शब्द में आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक, है ना। विशेषण ये सब क्या आता है, ये विकारी शब्द है। इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्द में आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह, है ना। क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, तो ये है हमारी संज्ञा। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये अभी संज्ञा पढ़ाने के बाद आपको ये सॉल्व करो या अभी करवाऊं? पढ़ेंगे तब। पढ़ाने के बाद। अच्छा, ओके, तो मैं आपको पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दूंगी, देन उसके बाद हम ये ग्रामर सॉल्व करेंगे। ओके बेटा? ओके मिस। यस मिस। ओके, तो फिर अभी यहाँ मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ। मिस, ओके बेटा? हाँ बोलिए। हाँ वो लास्ट टाइम वो विराम चिन्ह का नाम बोले थे, आप बताएंगे करके। हाँ, प्रतिशत वाला ना। हाँ तो वो ना मैंने ना वो विराम चिन्ह अच्छा एक काम करती हूँ, मैं उसका आपको PDF भेज देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके? ओके मिस। हाँ, विराम चिन्ह के मैंने नाम लिखे हैं और विराम चिन्ह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी, और उसका चाहे तो मैं PDF भेज दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। ओके बेटा? यस मिस। ओके बेटा।